हेलो गाइस, दिस इज प्रियांश गौतम। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे, अच्छी पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज के वीडियो में हम बेसिकली बात करने वाले हैं बीटेक इंजीनियरिंग के बारे में। सारा सब कुछ समझेंगे, क्या क्या फील्ड होती हैं, क्या क्या स्ट्रीम्स होती हैं, क्या क्या ब्रांचेस होती हैं, सब समझेंगे। और साथ में पूरा आपको बताऊंगा एक्सपीरियंस। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले यार हम बात करते हैं जेईई मेंस के बारे में। होपफुली आपने जेईई मेंस दिया होगा, नहीं दिया है तो देना जरूरी है, तभी आपका फिर कोई भी आप इंजीनियरिंग कॉलेज में आप जा सकते हो। तो एटलीस्ट एक अटैम्प्ट देना जरूरी है ना। अभी 3 अटैम्प्ट ऑलरेडी हो चुके हैं, मार्च तक ऑलरेडी सारे अटैम्प्ट हो चुके थे। एक बचा था जो कि ऑलरेडी 2 बार पोस्टपोन हो चुका है, अप्रैल से मई से फिर अब और पोस्टपोन होगा, जून जुलाई अगस्त तक वो खींचेगा। तो तब तक आपको कंटिन्यूसली पढ़ाई करनी है। 2 महीने आपके पास है जेईई मेंस के लिए, या जो भी है जैसा भी है आपका रिवीजन कंटिन्यूसली करते आना है। जो बोर्ड के लिए आपने पढ़ा है, जो साथ में जेईई मेंस के लिए पढ़ा है, उन्हीं को कंटिन्यूसली रिवाइज करना है और जेईई मेंस का लास्ट अटेम्प्ट आपको अच्छे से दे के आना है। उसके बाद फिर क्या होगा यार, जेईई मेंस के बाद आपके मार्क्स आपको पता चल जाएंगे, है ना। रिजल्ट आएगा, मार्क्स पता चलेगा, कट ऑफ पता चलेगा कितना है ना। जनरल के लिए अलग आता है, ओबीसी के लिए अलग, एससी एसटी पीडब्ल्यूडी सबके लिए अलग क्या बोलते हैं वो आता है, कट ऑफ आता है। तो मार्क्स के बाद जो भी आपका एनटीए स्कोर आता है, उसके बाद आपको रैंक में बदलना आना चाहिए। ठीक है, रैंक में बताता हूँ कैसे निकालते हैं। तो मार्क्स आपको पता चल जाएंगे, किसी के 99, किसी के 95, किसी के 80, किसी के 70, किसी के 64, किसी के 65, इस टाइप से परसेंटाइल आ सकता है। उसके बाद फिर आपको क्या करना है, उस आपका जो भी मार्क्स है उस मार्क्स में आपको रैंक में बदलना आना चाहिए। और रैंक कैसे निकालेंगे, रैंक का एक फॉर्मूला मैं आपको बताता हूँ। आपको 100 से माइनस करना है, 100 माइनस जो भी आपका स्कोर है, 100 माइनस जो भी आपका स्कोर है। ठीक है, मान लो किसी का है 100 माइनस 76 अगर किसी का स्कोर आया है तो मैं 100 से 76 को माइनस करूंगा, इंटू के बाद क्या 874469, ये एक नंबर है जिससे आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 874469 डिस्क्रिप्शन में आपको मैं दे दूंगा इसका फॉर्मूला, टेंशन मत लो। तो 874469 से आप मल्टीप्लाई करना है आपको और अपॉन 100 कर दें, तो जो भी है आपका उसमें रैंक निकल आएगी। अब रैंक कितने तक आ सकती है, 2 लाख, 5 लाख, सॉरी 2 लाख, 2.5 लाख, 1 लाख, 50,000, 10,000, 3,000, 20,000, 40,000, इस टाइप से आपकी रैंक निकल के आ सकती है इस फॉर्मूले के थ्रू। क्लियर। मान लो अगर किसी के, सपोज अब मैं आपको बताता हूँ एक एग्जांपल, 2 एग्जांपल आपको देता हूँ। मान लो अगर किसी के 94 परसेंटाइल आए हैं तो उसके 53,000 रैंक बनेगी। उस 53,000 रैंक में क्या होता है, 53,000 अगर किसी की रैंक आती है, दैट मीन्स उसके 94 परसेंटाइल आ चुके हैं। और उसको कौन से कॉलेजेस मिल सकते हैं, कोई भी एनआईटी मिल सकता है, एनआईटी रायपुर, एनआईटी जालंधर, एनआईटी गोवा, और जितने भी एनआईटी हैं सारे अच्छे मिल सकते हैं। और देखो क्या होता है, अच्छी परसेंटाइल आने के बाद 2 चीज चॉइस होती हैं, कॉलेज आपको मिल सकता है और कुछ कॉलेज ऐसे हैं जो आपको उसमें कॉलेज में आपको स्ट्रीम नहीं मिल पाएगी, ब्रांच नहीं मिलेगी। ठीक है, कॉलेज मिल जाएगा लेकिन आपको उसमें ब्रांच बोलेंगे केमिकल है, बायोटेक्नोलॉजी है। मान लो आपको सीएस लेना है लेकिन उसमें सीट्स कम है। अगर आपको कोई कॉलेज मिल रहा है लेकिन आपको ब्रांच नहीं मिल रही है, इसका मतलब सीट्स लिमिटेड है उस कॉलेजेस में। ठीक है, मान लो कोई एनआईटी के लिए अप्लाई कर रहे हो और आपको उसमें ब्रांच चाहिए सीएस, और सीएस वहाँ पे है ही नहीं, आपको दूसरी ब्रांच मिल रही है, सिविल मिल रही है। दैट मीन सीएस की उसमें ऑलरेडी बहुत जगह भरी हुई है, सीएस की जगह उसमें नहीं है, या सीट्स जो है लिमिटेड है, इसलिए आपको वो कॉलेज जरूर मिल रहा है लेकिन आपको उसमें क्या बोलते हैं वो नहीं मिल पा रही है ब्रांच। ठीक है, तो ध्यान रखना है कभी भी जैसे भी काउंसलिंग स्टार्ट होगी तो इसमें 2 या 3 तक राउंड तक काउंसलिंग होती है। इसमें आप अपने हिसाब से जो मनपसंद कॉलेज है आपका, जो आपकी रैंक है उसके हिसाब से आप भर सकते हो। ठीक है, और उसके साथ में आप ब्रांच भी रख सकते हो। जैसे मान लो किसी के 94 परसेंटाइल आए हैं तो मैं क्या करूंगा, अगर उसके मैं होऊंगा तो मैं एनआईटी का कोई भी अच्छा कॉलेज भरूंगा जिसमें अवेलेबल होगी सीएस, वो सीएस में ब्रांच भरूंगा, नहीं तो मैं नहीं भरूंगा। ठीक है, इस हिसाब से आपको सेलेक्ट करना है। मान लो कोई कॉलेज मिल रहा है तो उसमें अगर ब्रांच नहीं मिल रही है तो उसमें सीट्स कम है, तो आप फिर दूसरा कॉलेज ट्राई करो जिसमें ब्रांच आपको मिल जाए, या फिर उसी कॉलेज में वही ब्रांच से आप पढ़ो और उसके 1 साल बाद अपनी ब्रांच चेंज कर सकते हो। सुना मैंने क्या बोला, 1 साल आपने जो भी था आपने 1 साल पढ़ लिया वो कॉलेज में, फिर 1 साल बाद अपनी ब्रांच आप चेंज कर सकते हो। मान लो आपने सिविल से किया, सिविल से आप फिर सीएस ले सकते हो कोई भी एनआईटी में या फिर कोई भी गवर्नमेंट कॉलेज में। ये बात आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आ गई हो। बट शर्त ये रहती है फर्स्ट ईयर में जब आप पढ़ते हो तो उसके लिए आपको अच्छे मार्क्स लाने पड़ते हैं जिससे आपकी ब्रांच चेंज हो सके सेकंड ईयर में। बात आपको अच्छे समझ में आ गई होगी। क्लियर। तो ये रैंक का फॉर्मूला मैंने आपको बता दिया जिससे आपकी मार्क्स से आपको रैंक पता चलेगी। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं काउंसलिंग में। यार ध्यान रखना, अगर आपको जैसे कोई भी आपका कॉलेज है, टॉप कॉलेज में आपको नहीं मिल पा रहा, सेकंड राउंड तक आपने भर दिया है, आपको मान लो सिलेक्शन ही नहीं हो पाया, कोई कॉलेज में आपको अच्छा कॉलेज नहीं मिला, एनआईटी आईआईटी, तो बट करना क्या है, फर्स्ट सेकंड राउंड में आपको जो भी कॉलेज है अच्छे समझना है, कॉलेज की प्लेसमेंट फीस वो सब मैं अभी आगे बताऊंगा आपको। ठीक है, तो आपको समझना है कॉलेजेस के बारे में, है ना। कोई भी एनआईटी है, कोई भी ट्रिपल आईटी है, और उसमें ब्रांच अच्छे से देखना है कि उसमें ब्रांच खाली है या नहीं है, या फिर कॉलेज चेंज करने की नौबत तो नहीं आ रही, तो ये आपको खुद से अच्छे से समझना पड़ेगा। ठीक है, तो 2 राउंड तक तो आप कॉलेज भरोगे अपनी मनपसंद के हिसाब से। थर्ड राउंड में क्या होता है, स्पॉट राउंड होता है। लास्ट में जैसा प्रोसेस होने के बाद स्पॉट राउंड होता है जिसमें बेसिकली आप कोई भी कॉलेज भर सकते हो। मान लो अगर 2 लाख 2.5 लाख तक किसी की, मतलब 1.5 लाख 2 लाख के बीच में अगर किसी की रैंक है तो वो कोई भी अगर एनआईटी भर देगा और किसी भी ब्रांच के साथ में, तो हो सकता है कि उसको वो कॉलेज मिल जाए। क्योंकि कई बार क्या होता है, स्पॉट राउंड एक ऐसा राउंड होता है जिसमें जिसकी 2 लाख 2.5 लाख तक अगर रैंक आती है और वो स्टूडेंट अगर अप्लाई करता है, वो कॉलेज भर देता है एनआईटी या कोई भी गवर्नमेंट कॉलेज, तो वो उसको मिल जाता है। तो ये फायदा होता है स्पॉट राउंड का। तो इस बात का आपको खास ध्यान रखना है। तो कोई भी आप इसमें कॉलेज या ब्रांच अपने हिसाब से आप चूज कर सकते हो। कॉलेज रिव्यूज के मैं वीडियो बनाऊंगा आगे। ठीक है,
तो आई होप कि आपको काउंसलिंग समझ में आ गई होगी। ये सब अभी जोसा करवाएगा जब आपके जेईएमएस कंप्लीट हो जाएंगे। उसके बाद हम बात करते हैं कॉलेज। यार दो तरह के होते हैं अगर आपको इंजीनियरिंग करना है, एक होता है गवर्नमेंट कॉलेज और एक होता है प्राइवेट कॉलेज। गवर्नमेंट कॉलेज में ज़्यादातर लोग CS लेते हैं ब्रांच, और कुछ सिविल लेते हैं, कुछ एग्रीकल्चर लेते हैं, और सब अलग अलग ब्रांच लेते हैं स्टूडेंट्स, ठीक है। तो बेसिकली गवर्नमेंट में अगर मान लो कोई CS ले रहा है या कोई IT ले रहा है ब्रांच, एक स्टूडेंट्स कोई भी, तो उसमें उसका मोटिव ये रहता है कि फर्स्ट ईयर में वो सब बेसिक समझेंगे। फर्स्ट ईयर सबके लिए कॉमन रहता है, कोई भी बच्चा है, कोई भी स्ट्रीम का है, कोई भी ब्रांच का है, स्कोर सबका सेम रहता है फर्स्ट ईयर में। सेकेंड ईयर में आने के बाद फिर आपका एक सब्जेक्ट लगता है, ठीक है, बेसिक कंप्यूटर एंड इंजीनियरिंग, तो ठीक है, तो BCEM इसको आप समझोगे आगे चलकर। तो उसमें आप फिर प्रोग्रामिंग सीखेंगे, कोडिंग सीखेंगे, ठीक है, और से रिलेटेड सारी चीज़ें सीखेंगे। तो फिर उसके बाद सेकंड या थर्ड ईयर में आपको इंटर्नशिप भी करनी पड़ेंगी। इंटर्नशिप का मतलब कहीं ना कहीं आपको विजिट करना पड़ेगा कोई कंपनी में, वहाँ जाके आपको अपना काम करना पड़ेगा। जो भी ये प्रोजेक्ट है आपको सब प्रोजेक्ट्स करने पड़ेंगे, इसको इंटर्नशिप बोलते हैं। और उसमें आपको स्टाइपेंड भी मिलता है जिसमें आपको थोड़ा बहुत पैसे भी कंपनी वाले दे सकते हैं। तो आपके पास एक एक्सपीरियंस आया था। फिर उसके बाद गवर्नमेंट कॉलेज में जब भी प्लेसमेंट होते हैं तो आप उसमें दिखा सकते हैं भाई हमने ये कॉलेज में, मतलब हम ये कंपनीज में एज ए इंटर्न काम कर चुके हैं, तो प्लेसमेंट में आपकी चांसेस ज़्यादा होते हैं, तो प्लेसमेंट में आपका हो सकता है, ठीक है। तो गवर्नमेंट कॉलेज में तो बहुत आसान होता है, कोई भी सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना है किसी को तो आराम से बन सकता है। तो मैंने आपको बता दिया, या फिर जिसको जिसमें चीज़ में इंटरेस्ट है वो भी बन सकता है। और माइनिंग हो गया, गवर्नमेंट मान लो किसी का सिविल है तो वो भी उन प्लेसमेंट में बैठ सकता है और दे सकता है इंटरव्यू वगैरह, क्लियर। आई होप कि मेरी बात समझ में आ रही होगी। उसके बाद गवर्नमेंट कॉलेज की अगर हमने बात कर ली, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं प्राइवेट कॉलेज में। प्राइवेट कॉलेज में बेसिकली ज़्यादातर लोग क्या होते हैं, सिविल लेते हैं, सिविल भी लेते हैं और CS भी लेते हैं। गवर्नमेंट जॉब में बेसिकली कौन सी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करते हैं, जैसे ही उनका प्राइवेट कॉलेज में मान लो उनकी इंजीनियरिंग खत्म हो गई, उनके पास डिग्री आ चुकी है, तो फिर वो एग्जाम्स की तैयारी करते हैं, गवर्नमेंट एग्जाम जैसे UPSC, PSC, बैंकिंग है ना, और रेलवे और SSC, PSC, ये सब की एग्ज़ाम्स की तैयारी करते हैं वो लोग, ठीक है। गवर्नमेंट जो भी इंजीनियर है ना, जो भी असिस्टेंट इंजीनियर उनकी तैयारी करते हैं ये स्टूडेंट्स, ठीक है। तो गवर्नमेंट जॉब का मैंने आपको बताया। दूसरा है वो स्टूडेंट जो CS लेते हैं Tier 2 Tier 3 कॉलेजेस में, प्राइवेट कॉलेज में, तो वो बेसिकली क्या करते हैं, ऑफ कैंपस प्लेसमेंट की तैयारी करते हैं, है ना। तो कॉलेज चूज़ करते समय ऐसा चूज़ करना है जिसमें कंपनी ज़्यादा आती हो, प्राइवेट में भी, ठीक है, तो वो फिर आपको बेनिफिट ज़रूर देगा वो। तो क्या है कि ऑफ कैंपस प्लेसमेंट का मतलब ये होता है कि आपको थोड़ा सा एफर्ट करना पड़ेगा, मतलब आपको सब कुछ प्रोग्रामिंग के बारे में, सब कुछ हर एक चीज़ के बारे में नॉलेज होनी चाहिए। C++, पाइथन, या जो भी लैंग्वेज है, C लैंग्वेज आपको अच्छे से आनी चाहिए। उसके बाद फिर आप तैयारी करते हो इंटरव्यू की, और थोड़े बहुत पजल्स अगर आप सॉल्व करते हो तो आई होप कभी आपका भी ऑफ कैंपस प्लेसमेंट हो जाता है। इसके बाद आप भी एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन जाते हैं। तो ये एक रास्ता होता है प्राइवेट कॉलेज से, और ये एक रास्ता होता है गवर्नमेंट कॉलेज से, ठीक है। और ब्रांच का आपको मैं बताता हूँ ब्रांच क्या क्या होता है। सिविल का मैंने आपको बताया, सिविल इंजीनियरिंग के बारे में, किसी का अगर किसी को कोई बाहर वर्क करना हो, सिविल से रिलेटेड है ना, बाहर भाग दौड़ वाली ज़िंदगी का जो है काम जो करना है किसी को, उसके लिए सिविल का काम ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। सिविल इंजीनियरिंग जो ब्रिज वगैरह होते हैं, जो इंजीनियर्स में मिलकर बनाते हैं, या फिर कोई जो रेलवे में इंजीनियर है, या फिर सब अलग अलग इस टाइप से इंजीनियर होते हैं, तो वो सिविल को ज्वाइन करते हैं। और उसके अलावा मैकेनिकल इंजीनियरिंग भी उतनी इंपॉर्टेंट होती है। मैकेनिकल इंजीनियरिंग बेसिकली आप फिजिक्स के सारे एप्लीकेशन सीखेंगे कि क्या क्या इंपॉर्टेंट रोल होते हैं मेटल्स के, फिजिक्स के, जो भी चीज़ें जो भी आपने पढ़ी वो सब मैकेनिकल इंजीनियरिंग में आपको काम आएगा, ठीक है। और उसके बाद एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग, जिसको ऑटोमोबाइल्स वगैरह में इंटरेस्ट है, वो एग्रीकल्चरल फील्ड में जाता है, इंजीनियरिंग एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग में जाता है ना। और CS IT सबसे जिसमें कॉमन है, जो ज़्यादातर स्टूडेंट CS में ही आते हैं, कंप्यूटर साइंस ब्रांच और इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ब्रांच। तो इसमें बेसिकली क्या सीखते हैं, फर्स्ट सेकंड ईयर में बेसिक लैंग्वेज वगैरह सीखते हैं। उसके बाद फिर वो कोडिंग सीखते हैं, हर एक चीज़ लैंग्वेज C++, पाइथन, जावा स्क्रिप्ट, ये सब सीखते हैं। उसके बाद फिर वो मैंने आपको जैसे बताया कि वो क्या कर सकते हैं, इंटर्नशिप करते हैं। फिर उसके बाद फिर वो कॉलेज प्लेसमेंट में बैठते हैं, जिससे उनका हो जाता है ना। तो ये सब सॉफ्टवेयर इंजीनियर की मैंने आपको लाइफ बताई। उसके बाद फिर आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन सकते हो। तो ये सारी चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आ गई होंगी। और केमिकल इंजीनियरिंग भी एक ब्रांच होती है जो कि जिसको केमिस्ट्री में इंटरेस्ट रहता है, तो केमिस्ट्री की और जो आपको अगर डिटेल में रिसर्च करनी है और अच्छे समझना है तो केमिकल इंजीनियरिंग आप ले सकते हो, उसमें आपको सब सिखाया जाएगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको ब्रांच बता दिया, क्या क्या टाइप्स की ब्रांच होती हैं। और मैंने आपको बता दिया कॉलेजेस में गवर्नमेंट में कैसा एनवायरनमेंट होता है, प्राइवेट में कैसा एनवायरनमेंट होता है। बट इसमें एक चीज़ और मैंने मतलब बताया नहीं, वो है कई लोग क्या करते हैं, बिजनेस करते हैं। मान लो अगर किसी का कॉलेज अच्छा चल रहा है तो वो साथ में अपने साथ में कोई भी फ्रीलांसिंग का काम करते हैं, बिजनेस करते हैं, या डिजिटल मार्केटिंग में कुछ अपना कोर्स सेल करते हैं, कोर्स से पैसा कमाते हैं। तो सब अलग अलग रास्ते हैं। कोई अपनी प्लेसमेंट की तैयारी करता है, कोई अपने स्टार्टअप की तैयारी करता है, बिजनेस की तैयारी करता है, कोई अपने गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करता है। तो हर तरह के लोग हैं कॉलेजेस में मिलेंगे आपको, ठीक है। तो बस इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो होपफुली आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। और अगर मैं जेईएमएस की प्रिपरेशन की बात करूं तो अगर मैं अपनी बात करूं तो जेईएमएस में मेरे 98 मार्क्स आ रहे हैं इन 2019 में। और समय ऑफलाइन पेपर होता रहा, 360 में से 98 मार्क्स आए थे।
और केमिस्ट्री से मेरे बहुत कुछ स्कोर हुआ था। अब मुझे नंबर याद नहीं, बट 70-80 के अराउंड मेरे केमिस्ट्री में आ गए थे, और बाकी फिजिक्स और केमिस्ट्री में पढ़ के गया था, और फॉर्मूलाज वगैरह मैंने अच्छे से किया था। तो आपको क्या करना है, फॉर्मूलाज अच्छे से पढ़ना है, फिजिक्स में हो चाहे मैथ्स में हो, फॉर्मूलाज अच्छे से पढ़ना आपको। और आपका जो केमिस्ट्री है NCERT अच्छे से पढ़ना है, और जो भी आपने नोट्स बनाए उन्हीं नोट्स को अच्छे से रिवाइज करना है, तो जिससे आपका अच्छा स्कोर आने के चांसेस बढ़ जाएंगे, और इन्हीं को रिवाइज करते आना है। तो होपफुली आपका JEE मेंस अच्छा जाएगा, अच्छा स्कोर आपके आ जाएंगे। तो होपफुली आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। ठीक है, तो मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में, और आप कॉलेजेस रिव्यूज़ के मैं आप नेक्स्ट वीडियो समझाऊंगा। ये वीडियो से आपको मैं थोड़ी फील दिला दिया क्या क्या कॉलेजेस होते हैं, मतलब क्या क्या चीज़ें होती हैं कॉलेज में करने के लिए, और क्या क्या ब्रांचेस होती हैं, ब्रांचेस का क्या रोल होता है, और ठीक है सारी चीज़ आपको समझ में आ गई होंगी। तो मिलते हैं तब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहो। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू सो मच एंड बाय।